भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। आपके साथ मैं हूं सौभाग्या कौशल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जिसके बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं डिफेमेशन केस इन इंडिया। मानहानि क्या है, किन बड़े दिग्गजों पर दायर हो चुका है। भारत में किसी के नाम और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए एक सख्त कानून है। जी हाँ, भारतीय कानून में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान बनाए हैं। इसके तहत आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हर किसी की चाहत होती है कि वो जीवन में बड़ा नाम कमाए। लोगों को नाम कमाने में लंबा वक्त लगता है। वो जीवन में अपनी प्रतिष्ठा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अक्सर जब कुछ लोग ऊपर उठते हैं तो बहुत सारे लोग उन्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। ये लोग सबसे पहले व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। वहीं कई बार कुछ सज्जन लोग बुरे व्यक्तियों की दुर्भावना का शिकार हो जाते हैं। इसके तहत आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। यही नहीं, आपके सही साबित होने पर आप उस व्यक्ति को सज़ा दिलवा सकते हैं जिसने आपके खिलाफ झूठी या अपमानजनक टिप्पणी की है। इस लेख में आप विस्तार से जान सकते हैं कि किस तरह आप अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, साथ ही अब तक किन बड़े दिग्गजों पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ है और कितनों को सज़ा मिली है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को प्रचारित करने का कार्य है जो कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अज्ञात पहुंचाता है, जबकि आमजन में इसे साधारण नज़रिए से देखा जाता है। जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रचारित या बोला गया कोई भी झूठ और गैर कानूनी बयान मानहानि की दृष्टि से देखा जाता है। मानहानि के इतिहास का पता रोमन कानून और जर्मन कानून में लगाया जा सकता है। रोमन कानून में अपमानजनक टिप्पणी पर मौत की सज़ा का प्रावधान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है मानहानि। मानहानि का अर्थ होता है किसी के मान का हनन करना, किसी के लिए जानबूझकर गलत बातें फैलाना, चाहे वो लिखित हो या बोलकर कही गई हो। इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है या समाज में व्यक्ति के सम्मान या फिर विश्वास को कम कर सकता है। इससे सरल शब्दों में किसी को बदनाम करना भी कहा जा सकता है। किसी के बारे में अनावश्यक या किसी गलत लक्ष्य के साथ कही गई झूठी और बेबुनियाद बात उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक या शत्रुतापूर्ण या अप्रिय भावना उत्पन्न करता है। और आइए जानते हैं कि कानून भाषा। मानहानि मामला एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। भारत में किसी के सम्मान को गलत इरादों से भंग करने के खिलाफ कानून बनाया गया है। बता दें कि इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान हैं। आईपीसी की धारा 499 के अनुसार किसी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना, किसी के खिलाफ दुष्प्रचार करना, झूठी बात फैलाना, उसके मान सम्मान के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है। तो आइए जानते हैं मानहानि के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। मानहानि की कानूनी मामले में कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसके तहत भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा या मान सम्मान की हानि हुई हो, वो सीआरपीसी के धारा 499 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है। आपको बता दें कि मानहानि का मुकदमा केवल एक व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों या समूह पर दायर किया जा सकता है। यही नहीं, देश का कानून ये भी हक देता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम खराब करने की साजिश में उस व्यक्ति या उसके व्यवसाय को कुछ क्षति या हानि हुई है तो मानहानि का मुकदमा करने वाले व्यक्ति हर्जनों के लिए कोर्ट में अलग से भी केस दाखिल कर सकते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्या है मानहानि की शिकायत करने की प्रक्रिया। मानहानि का मुकदमा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी यह जानना है कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। आपको बता दें कि मानहानि की शिकायत करने के लिए शिकायत वक्ता को मानहानि करने वाले के खिलाफ वकील के माध्यम से मानहानि संबंधी सभी दस्तावेजों और सबूतों के साथ कोर्ट में लिखित शिकायत दर्ज करनी होती है। कोर्ट इसे आगे बढ़ाते हुए शिकायतकर्ता के बयान को दर्ज करता है। मामले के गंभीरता को देखते हुए अदालत एक या दो अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज करती है। इन बयानों के आधार पर शिकायत सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज होता है और कोर्ट आरोपितों को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी करते हैं। और आइए जानते हैं कि क्या है मानहानि का मुकदमा दायर करने की फीस। अब सवाल यह उठता है कि मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए क्या फीस होती है। बता दें कि इसके लिए कोई भारी भरकम रकम नहीं बल्कि छोटी सी राशि देनी होती है। मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस निर्धारित है। वही मुकदमे के साथ यदि आप हर्जनों की भी मांग करते हैं तो इसके लिए 5 से 60% अलग से फीस देनी होती है। दोषी पाए जाने पर क्या है मानहानि की सज़ा। मानहानि की सज़ा का प्रावधान धारा 500 CRPC में तय है। इसके तहत मानहानि के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 2 साल के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों की सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसके तहत आप अपने अनुसार मानहानि की राशि क्लेम कर सकते हैं। आपको अपने मन अनुसार क्लेम की हुई राशि तभी मिलेगी जब यह बात सिद्ध होगी कि आपके द्वारा लगाया गया मानहानि का मामला सामने वाले पक्ष पर सही है। साथ ही जुर्माना राशि आरोपी की हैसियत और दोनों पक्षों में हुई बातचीत पर ही निर्भर करेगी। तो आइए जानते हैं कि मानहानि के झूठे मुकदमे से कैसे किया जा सकता है बचाव। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक इसी प्रकार मानहानि के मुकदमा जहां एक तरफ अपने सम्मान की एक लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सामने वाले व्यक्ति को मुश्किल में डाल देते हैं। इस कानून का कोई भी दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए भारतीय कानून में एक और प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति बदला लेने या फिर गलत इरादों के साथ किसी पर मानहानि का मुकदमा करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ही अन्य मुकदमा किया जा सकता है। यही नहीं, अपने अपमान और मेंटल हैरेसमेंट के लिए यदि कोई व्यक्ति बदला लेने या फिर गलत इरादों के साथ किसी पर मानहानि का मुकदमा करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ही अन्य मुकदमे किए जा सकते हैं। यही नहीं, अपने अपमान और मेंटल हैरेसमेंट के लिए मुआवजे का भी मांग हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ जानते हैं चर्चा में क्यों है मानहानि। हाल ही में एक संसद को सूरत न्यायपालिका द्वारा अन्य राजनीतिक नेता के बारे में की गई टिप्पणी पर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में 2 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। मानहानि के उक्त प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। IPC की धारा 499 में विस्तार से बताया गया है कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है, फिर वह चाहे बोलने या पढ़ने, संकेतों अथवा दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से हो। यह या तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति के बारे में प्रचारित किया या बोला जाता है, या ऐसा इरादतन किया जाता है कि उक्त आरोप उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने पर धारा 500 के तहत जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। और आइए जानते हैं भारत में मानहानि कानून क्यों ज़रूरी है। संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 ने इस स्वतंत्रता संबंधी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की है, जैसे न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए अक्साना।
भारत में मानहानि सार्वजनिक रूप से गलत और दंडनीय अपराध दोनों हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से की गई गलती वह गलती है जिसका निवारण मौद्रिक मुआवजों के साथ किया जा सकता है, जबकि दंडनीय अपराध के मामले में आपराधिक कानून किसी गलत काम करने वाले को दंडित कर अन्य को ऐसा कार्य नहीं करने का संदेश देता है। दंडनीय अपराध में मानहानि को संदेह से परे होना चाहिए, लेकिन एक सिविल मानहानि के मुकदमे में संभावनाओं के आधार पर हर्जाने का प्रावधान किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि स्वतंत्रता में क्यों था बेनाम मानहानि कानून। इस बात पर प्राय तर्क होता रहता है कि मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य है और यह स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि मानहानि को सार्वजनिक रूप से गलत मानना वैध है और यह कि आपराधिक मानहानि अनुचित रूप से मुक्त भाषण का प्रतिबंधित नहीं करती है, क्योंकि अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना एक मौलिक और मानवाधिकार दोनों है। न्यायालय ने अन्य देशों के निर्णय पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठा के अधिकार की पुष्टि की। मौलिक अधिकारों के संतुलन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जो कि अनुच्छेद 21 का एक घटक है, को ठेस पहुँचे। और अब इसी के साथ जानते हैं मानहानि संबंधी पूर्व निर्णय। महेंद्र राम बनाम हरिनंदन प्रसाद 1958 का केस। वादी को उर्दू में लिखा पत्र भेजा गया था, इसलिए उन्हें इसे पढ़ने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में यह माना गया कि क्योंकि प्रतिवादी जानता था कि वादी उर्दू नहीं जानता है और उसे सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिए प्रतिवादी का कार्य मानहीन के समान है। तो आइए जानते हैं मानहानि के कारण विधायक या सांसद के दोषी होने की स्थिति। दोषी सिद्ध एक सांसद को अयोग्य घोषित कर सकती है यदि जिस अपराध हेतु उसके दोषी ठहराया गया है वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 क्लॉज 1 में सूचीबद्ध है। धारा 153 ए या धारा 171 ई या धारा 171 एफ तथा कुछ अन्य इस खंड में शामिल है। आरपीए की धारा 8 क्लॉज 3 में कहा गया है कि यदि किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालांकि इस धारा में यह भी कहा गया है कि अयोग्यता दोषी सिद्ध की तारीख से 3 महीने बीत जाने के बाद ही प्रभावी होती है। इस अवधि के भीतर सजायाफ्ता सांसद सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकती है। निष्कर्ष, मानहानि के जानबूझकर किए गए कृत्यों को कारावास की सजा से भी दंडित किया जाता है, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी व्यक्ति को बदनाम करने पर रोक लगाता है। मानहानि कानून भी संवैधानिक है तथा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है। हालांकि यदि किए गए कार्य प्रदत्त उपवादों के भीतर आते हैं तो यह कोई मानहानि नहीं है। आज़ादी के 71 वर्षों में मानहानि के कई मामले सामने आए हैं और अदालत ने हर मामले की पूरी सावधानी से व्याख्या की है तथा वे मिसाल के रूप में काम करते हैं। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले बुधवार शाम 8 बजे सिर्फ लॉजिकल गुरु पर। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।